नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चोल साम्राज्य का विरासत और भारतीय संस्कृति का जीत कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक खजाना जो करीब 300 साल पहले भारत से बाहर चला गया था, जिस पर महान चोल सम्राट की मुहर लगी है, जिसमें तमिल सभ्यता, भारतीय समुद्री शक्ति और दक्षिण भारत की गौरवशाली प्रमाण को दिखाता है। जब आप चोल साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें एक शासक आते हैं, राजेंद्र चोल। उनका इतिहास जानेंगे तो उन्हें बहुत बड़े जो समुद्री रास्ता पार करके वो युद्ध लड़ा करते थे, जिन्हें राजेंद्र चोल के नाम से भी जाना जाता था। गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि उन्हें धारण किया था। तो आज इसके बारे में जानेंगे और ऐसा न्यूज़ आखिर क्यों आया। तो 2026 में ये धरोहर वापस लौट रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्रा के दौरान नीदरलैंड ने 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक चोल कोर्ट। तो बता दूं मैं आपको कि अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विदेश यात्रा गए हुए थे और वहां पे नीदरलैंड में 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक चोल कॉपर प्लेट्स भारत को वापस नीदरलैंड ने सौंप दिया है। इससे कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं कि सबसे बड़ी सांस्कृतिक डिप्लोमेटिक जीत हुई। यहाँ पे ये सिर्फ एक दिन की घटना नहीं था कि चोल कॉपर प्लेट्स को भारत वापस लाया जाए। कई वर्षों पे इस पे बात चल रहा था, यूनिवर्सिटी से डिबेट चल रहा था। उसके बाद फाइनली आज इसका डिक्लेयर हुआ और वापस भारत को मिला। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार से, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पूरा विदेश यात्रा कैसे कैसे संपन्न हुआ, जो अभी जो यात्रा चल रहा है, कौन कौन देश का दौरा किए और चोल साम्राज्य की ये कॉपर प्लेट्स आखिर है क्या, इनमें ऐसा क्या लिखा है जिससे इतिहासकारों को चौंकाने वाला नतीजा है, ये भारत से बाहर कैसे गए और आज तक सबसे जो लेटेस्ट अपडेट है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक विदेशी यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की घर वापसी की कहानी भी है। तो देखिए, शुरुआत कहाँ से करते हैं कि जब प्रधानमंत्री यूरोप यात्रा जाते हैं तो उससे पहले कहाँ जाते हैं। मई 2026 यानी कि पिछले 2 दिन की पहले की बात है, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण बहुदेशीय विदेशी यात्रा शुरू करते हैं। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली इन सब में शामिल है जहाँ वो जाएंगे। लेकिन इस पूरे दौर का सबसे बड़ा आकर्षण ये बना कि नीदरलैंड द्वारा भारत को चोल युग का ऐतिहासिक तांबे की जो पट्टिकाएं थी वो सौंप दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड पहुंचे तो वहां भारतीय समुदाय ने उनको जोरदार स्वागत किया। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि भारत के लोग कहां कहां नहीं हैं। उन्होंने पीएम जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको बहुत अच्छे से स्वागत किया। लेकिन असली ऐतिहासिक पल तब आया जब एक औपचारिक समारोह जहाँ पे चल रहा था, वहाँ पे चोल कॉपर प्लेट्स को भारत को सौंप दिए गए। पीएम मोदी ने इसे हर भारतीय के लिए एक गौरव और खुशी का क्षण बताया। तो हम ये जानते हैं कि कई लोगों के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये चोल कॉपर प्लेट्स है क्या। सबसे बड़ा सवाल यही आता है। तो देखिए, ये कोई साधारण धातु के टुकड़े नहीं हैं। ये 11वीं शताब्दी के असली ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जो महान चोल सम्राट के शासनकाल से जुड़े हुए हैं। इन प्लेट्स को कई चीज़ों के नाम से भी बुलाया जाता है। ये प्लेट जिसमें 11, इस प्लेट में अगर देखा जाए तो 21 बड़े तांबे की प्लेट्स हैं, जिनमें 3 छोटी प्लेट्स शामिल हैं। इनका कुल वजन देखा गया तो 30 केजी के आसपास था। सबसे खास बात यह था कि इन पर चोल साम्राज्य का राजकीय मुहर भी लगा हुआ था। इस चोल साम्राज्य में तमिल भाषा में कई सारे लेख देखने को मिला, जिसमें उस समय की जो तमिल संस्कृति है और उस समय की समुद्रिक व्यापारी राजकीय घोषणा का वहाँ पे विवरण देखने को मिलता है, उस धातु तांबे का प्लेट में जो चोल साम्राज्य का था। अब ये जानते हैं कि चोल साम्राज्य इतना शक्तिशाली कैसे हुआ, इसके पीछे का मेन वजह क्या था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चोल साम्राज्य के बारे में समझना ज़रूरी है। तो देखिए, चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली समुद्री यात्रा, यानी कह सकते हो सबसे
शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य माना जाता था। विशेषकर जब वो राजेंद्र चोल का, जैसा कि मैं पहले इसका एग्जाम्पल लिया कि जो राजेंद्र चोल थे वो, तो उन्होंने क्या किया कि उस समय चोल साम्राज्य ने एशिया के कई हिस्सों तक अपना प्रभाव को स्थापित किया था, जहाँ पे चोलों की नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार को और सांस्कृतिक संबंध को बनाए रखा। श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया तक का प्रभाव था उनका। और बता दूं कि तमिल जो वास्तुकला शैली था वहाँ का नमूना दिखता है। प्रशासन विश्व स्तरीय इनका जो देखा जाता था कि चोल साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसे विश्व स्तरीय माना जाता था। जो आज आपको मैं दिखा दूं कि टीवीके के द्वारा जो जीत हासिल हुआ है तमिलनाडु में, जो वो फॉलो करते हैं टीवीके, जो अभी थालापति विजय जो बहुत बड़े साउथ सुपरस्टार हैं वो जीत कर आए हैं और काफ़ी बड़े बहुमत से जीते हैं। तो वो जो फॉलो करते हैं उनका जो विचारधारा है वो है भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पे चलना, पेरियार के विचारधारा पे चलना और वहाँ की जो संस्कृतियाँ हैं उसको आगे बढ़ाना। यानी कि आज से करीब 1000 साल पहले भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं था बल्कि समुद्री महाशक्ति था। और यही बात इन कॉपर प्लेट्स से भी साबित होता है। जिस तरीके से राजेंद्र चोल का कह सकते हो कि विश्व स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था था, सेम अगर देखेंगे तो मगध साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक भी पूरे अखंड भारत को एकजुट यानी कि यूनाइट करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो उनका भी प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी स्ट्रांग था। हालांकि अगर देखा जाए तो मगध साम्राज्य जिस समय जहाँ पे मौर्य साम्राज्य था उस समय शासन व्यवस्था जो या फिर जो बने हुए किले थे कई तरह के, उस समय लकड़ी के बनाए जाते थे। तो उस समय के इतिहास जो धीरे धीरे उसको ये कर दिया गया। मतलब कुछ चीज़ें इतिहास का जो साक्ष्य आज भी जाएंगे उन जगहों पे तो उसको रखा गया है, मतलब अभी उन पर रिसर्च करना बाकी है। तो हम चलते हैं इस मुद्दे पे। तो चोल वास्तुकला आज से करीब 1000 साल पहले का है, जहाँ पे भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं था बल्कि समुद्री महाशक्ति था। और कॉपर प्लेट से भी साबित होता है कि इस प्लेट्स में क्या लिखा हुआ है। अब देखते हैं। तो इस प्लेट्स में ये लिखा हुआ है कि राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा दिए गए कुछ मौखिक आदेश थे, जिसमें राजेंद्र चोल प्रथम ने आधिकारिक रूप से तांबे पर खुदवाया था। उनको मौखिक आदेश क्या था? जैसे कई सारे आदेश था कि सांस्कृतिक रूप से और तमिल जो संस्कृति है उसके गौरव प्रदान करने के लिए ज़मीन दिया जाए। राजस्व और प्रशासनिक आदेशों जो हम देते हैं यानी कि राजेंद्र चोल द्वारा जो दिया जाता है उनका उल्लेख किया जाए। कुछ कई सारे स्रोत और मिले, उसमें ये बोला गया है कि नागपट्टिनम क्षेत्र में एक बौद्ध मठ का राजस्व सहायता का भी उल्लेख मिलता है, जहाँ पे राजेंद्र चोल द्वारा नागपट्टिनम क्षेत्र में एक बौद्ध मठ का कई सारे राज्य अपना जो कह सकते हो कि राज्य के पास जो भी धन संपदा था वो बौद्ध मठ को सहायता मतलब उनको राशि सहायता दिया गया ताकि वो अपना सिद्धांत और विचारधारा को आगे बढ़ाएं। इससे ये पता चलता है कि उस समय भारत में जो शासक थे, जो भारतीय शासक थे, वो सहिष्णु विचारधारा को फॉलो करते थे, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना चाहते थे, प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर था और रिकॉर्ड रखने के लिए उनके पास कई ऐसे स्रोतों का आविष्कार हो गया था, जिसे ताम्र जो लिखा हुआ जो अभी जो नीदरलैंड से भारत आ रहा है तो उसमें कई सारे स्रोत भी मिलते हैं। तो ये भारत से बाहर कैसे पहुंचा? लोगों के मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर ये भारत से बाहर कैसे पहुंचा, ये इंडिया कहाँ, नीदरलैंड कहाँ, कैसे पहुंचा? देखो आज अगर भारत के जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इतने पावरफुल नहीं होते, मतलब इनका जो दूरदर्शी सोच नहीं होता, तो अभी पुराने स्रोत कई सारे ऐसे हैं जो भारतीय परंपरा और संस्कृति और यहाँ की गौरव गाथा जो अन्य जगहों पे चले गए हैं उनको वापस लाने का काम ये कर रहे हैं। तो देखिए ये भारत से बाहर कैसे पहुँचा। तो आज से
पहले की बात है कि यहाँ पे ऐतिहासिक खजाना भारत से बाहर कैसे गया। 18वीं शताब्दी की बात है, जब नागपट्टिनम क्षेत्र डच का जब नियंत्रण में था, वहाँ का जो क्षेत्र है नागपट्टिनम, ठीक है, वो क्षेत्र डच के नियंत्रण में था। तब ये प्लेट्स नीदरलैंड गए। जब आपको पता होगा कि जब अंग्रेज जब भारत आए थे, जिसमें कौन कौन सा आया था, पुर्तगाल आया था, डच आया था, फ्रेंच आया था, स्पेनिश आया था, अंग्रेज आए थे। तो उसमें एक थे जो डच नियंत्रण में था, तब प्लेट्स था, उसे नीदरलैंड ले जाया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक डच मिशनरी जो था वो क्या किया कि इसको यूरोप ले गया। इसके बाद ये प्लेट जो था एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है लेडेन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इसे सुरक्षित रखा गया। रिसर्च किया गया होगा कि आखिर क्या लिखा हुआ है इसमें। करीब 300 साल तक भारत की यह धरोहर जो था वो विदेशों में रहा। अब भारत में इन्हें वापस कैसे हासिल किया, इसके बारे में जानते हैं। लोग ये भी उत्सुक हो रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि ये भारत वापस कैसे हासिल हो। जैसा कि मैं थोड़ा सा हिंट दिया था इससे पहले। देखिए, यह एक कोई कहानी नहीं है, समझे। ये आधुनिक कह सकते हो कि भारत के द्वारा एक स्टेप लिया गया। क्या लिया गया इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत कई वर्षों से इन प्लेट्स की वापसी की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार ये बोला गया कि 2012 से भारत ने आधिकारिक प्रयास शुरू कर दिए थे। फिर यूनेस्को जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी में इस मुद्दे को उठाया गया था, जहां भारत के दावे को वैध माना गया कि चलो इनका है तो इसको लीगली देखा जाए। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ। इसके बाद भारत और नीदरलैंड के बीच बातचीत हुई और आखिरकार 2026 में एक ऐतिहासिक वापसी संभव हो पाया। अब देखो यहाँ पे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका प्रतिक्रिया क्या रहा। जब ये धरोहर भारत को सौंपी गई तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पे ये लिखा कि यह हर भारतीयों के लिए आनंद और गर्व का क्षण है। अब ये देखो कि उन्हें तमिल भाषा की प्रशंसा की और कहा कि ये प्लेट्स भारत की महान सभ्यता का प्रतीक है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है और वापसी, सवाल यही लोगों के मन में आ रहा है। तो क्या ये सिर्फ कुछ तांबे के प्लेट वापस आई है? तो नहीं, असल में यह भारत की संस्कृति की पहचान की वापसी आई है, जहाँ पे वर्षों तक भारत की हजारों ऐतिहासिक मूर्तियां, शास्त्र और कई सारे धरोहर विदेश में पहुंच रही थी। लेकिन अब भारत लगातार उन्हें वापस लाने का कोशिश कर रहा है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सैकड़ों चोरी की हुई जो भारत की जो मूर्तियां थी उसे वापस भारत में लाया जा रहा है। और इसमें चोल प्लेट्स की वापसी सिर्फ एक सांस्कृतिक घटना नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक पहचान का एक संदेश है। अब देखो यहाँ पे सोशल मीडिया पर लोगों का इस सफलता के बाद क्या प्रतिक्रिया आ रहा है। तो देखो, कई लोगों ने ये बोला कि भारत की सभ्यता की जीत हुई है। कुछ यूजर्स ने यह भी बोला कि भारत की असली ऐतिहासिक धरोहर अब वापस लौट रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कई तरह के भावनात्मक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली, लेकिन अधिकांश लोग इस बात से खुश नजर आए कि 1000 साल पुरानी भारतीय विरासत अपने घर लौट आया। क्या यह सिर्फ शुरुआत है? तो देखिए, विशेषज्ञों द्वारा ये माना जाता है कि आने वाले समय में भारत और भी ऐतिहासिक वस्तुओं को वापस लाने की मांग कर सकता है, क्योंकि आज भी दुनिया के कई संग्रहालय में भारत की मूर्तियां हैं, पांडुलिपियां, ऐतिहासिक वस्तुएं मौजूद हैं। तो अगर भारत इस डिप्लोमेटिक प्रयास को जारी रखता है, डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीति, तो आने वाले वर्षों में और भी बड़ी सांस्कृतिक वापसी देखने को मिल सकता है। अब देखो कि यहाँ पे पीएम मोदी विदेश नीति और सांस्कृतिक कूटनीति का जो स्टेप है, उन्होंने साफ कर दी कि आज भारत केवल व्यापार या राजनीति की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपनी सभ्यता और संस्कृति विरासत को वैश्विक मंच पर
एक मजबूती से रख रहा है। और यही कारण है कि योग और भारत का आयुर्वेद और बौद्ध विरासत, भारतीय भाषाएं और अब ऐतिहासिक धरोहरों की वापसी हुई है। इन सभी को भारत अपने सॉफ्ट पावर के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। अब कुछ लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज तक के जहां पे नीदरलैंड ने आधिकारिक रूप से चोल कॉपर प्लेट्स को भारत को सौंप दिया है और यह समारोह पीएम मोदी के द्वारा डच प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हुआ है। अब ये प्लेट्स जल्द भारत लाने की कोशिश किया जा रहा है और रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की संस्कृति धरोहर के रूप में इसे सुरक्षित रखा जाएगा। चोल साम्राज्य की ये ताम्र प्लेट्स हमें यह याद दिलाती है कि भारत कभी ज्ञान, व्यापार, समुद्री शक्ति और सांस्कृतिक का विश्व केंद्र हुआ करता था और शायद आज भारत फिर उसी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।